नमस्कार दोस्तों। असम के चाय बागानों में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे आदिवासी मजदूर अपने लिए अपनी पहचान, अपनी सभ्यता और अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन दोस्तों कभी उन्हें भारी समझा गया या फिर उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया ही नहीं गया। लेकिन दोस्तों वर्तमान सरकार के द्वारा इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और अब की बार असम कैबिनेट ने ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी वजह से आदिवासी समाज में काफ़ी खुशी की लहर है। दोस्तों अभी असम की कैबिनेट सरकार ने 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इन महत्वपूर्ण फैसलों में यह है कि जो असम के चाय बागानों में काम कर रहे थे आदिवासी मजदूर, वो अपने लिए लंबे समय से ओबीसी कैटेगरी में शामिल होने की मांग कर रहे थे। उस मांग को मानते हुए लगभग 37 ट्राइब कम्युनिटीज ऐसी थी जिसे ओबीसी में शामिल किया गया है। इसके लिए कैबिनेट ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है 10 मार्च को। इसके अलावा 3% जो आदिवासी समुदाय है, आदिवासी जनजाति के लोग जो असम में काम करते हैं, उनके लिए 3% आरक्षण की घोषणा की गई है। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें न्यूनतम मजदूरी की, तो न्यूनतम मजदूरी में भी 30 रुपए की वृद्धि की गई है। न्यूनतम मजदूरी की बात करें, असम सरकार ने दैनिक मजदूरी में 30 रुपए की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस तरीके से दोस्तों असम में आदिवासी लोगों के लिए जो चाय बागानों में काम कर रहे हैं उनके लिए 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। लेकिन दोस्तों कहा यह जा रहा है कि क्योंकि असम में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से इन आदिवासी समुदायों के वोट अपने पक्ष में करने के लिए असम सरकार के द्वारा ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा था कि जो चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी मजदूर थे जिनको अपने ज़मीन का मालिकाना हक नहीं था, तो उनको ज़मीन का मालिकाना हक देने के लिए भी असम सरकार ने घोषणा कर दी है और असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी पहल भी कर दी है और यह लगातार कार्य जारी है। जिसकी वजह से जो चाय बागानों में काम करने वाले लोगों को भारी समझा जाता था, अब उन्हें भारी नहीं समझा जाएगा। उनको भी अपनी ज़मीन का मालिकाना हक मिलेगा जो पहले नहीं था। पहले क्या था कि जो भी चाय बागानों के जो मालिक थे उनके यहाँ पर ये कच्ची बस्तियों में रहते थे, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे, उनको ज़मीन का मालिकाना हक नहीं था। क्योंकि कहा जाता था कि ये असम के मूल निवासी नहीं है, ये बाहर से आए हुए लोग हैं। बाहर से मतलब जो बाकी और राज्य हैं जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ से आए हुए लोग हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या किया जाता था, इन्हें ज़मीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया था। अब असम सरकार ने चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए इनको ज़मीन का मालिकाना हक देने का भी फैसला किया है। और अब जो ये महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब हम इनको विस्तार से समझते हैं कि आखिर कौन कौन से 37 ऐसे चाय बागानों में काम करने वाले जो आदिवासी समुदाय हैं उनके समूह को विषय में शामिल करने का जो फैसला किया गया है वो कौन कौन से हैं और ये पहले किस कैटेगरी में थे, इन्हें किस कैटेगरी में रखा गया था, इनको हम विस्तार से समझेंगे और साथ ही समझेंगे कि क्या यह राजनीतिक खेल है, साथ ही राजनीतिक खेल के अलावा या फिर कोई वोट बैंक की राजनीति है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। दोस्तों अब सबसे पहले देखते हैं कि जो असम की राजनीतिक स्थिति है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि असम में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसमें असम में क्या है 126 विधानसभा की सीट है। इसमें हमने बोडोलैंड के बारे में चर्चा करी थी। बोडोलैंड में 15 विधानसभा की सीटें आती है। इस क्षेत्र में 15 विधानसभा की सीटें आती है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने क्या किया है, जो बोडो पीपुल्स फ्रंट के नेता हैं बीपीएफ और जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है बीटीआर, इसके प्रमुख है हगरामा मोहिलरी जी। बीपीएफ बोडो पीपल फ्रंट के नेता और बीटीआर के प्रमुख जो इस समय जो 6ठी अनुसूची के तहत बोडोलैंड में काम करती है, उसके प्रमुख है हगरामा मोहिलरी। उनके साथ गठबंधन बना लिया है जो पहले कभी कांग्रेस का अलायंस हुआ करते थे। तो बोडो पीपल फ्रंट को यहाँ पर अपने साथ मिलाकर इस क्षेत्र पर पूरी तरीके से कब्जा स्थापित कर लिया, क्योंकि इस क्षेत्र में बोडो पीपल फ्रंट की सरकार इस समय चल रही है, जो 6ठी अनुसूची के तहत एक राज्य के भीतर अलग राज्य की तरह काम करती है, लेकिन उस राज्य से जुड़ी रहती है क्योंकि इसे 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है। अब हम बात करें असम के चाय बागानों में काम करने वाले इन आदिवासी समुदायों की, जो भारी समझा जाता था इनको, अब ज़मीन का मालिकाना हक इनको मिलने लगा है और साथ ही जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जो इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यह ज़्यादातर इन क्षेत्र में जैसे डिब्रूगढ़ है और इसके आसपास के ब्रह्मपुत्र घाटी के आसपास के क्षेत्रों में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है, क्योंकि इनकी संख्या भी काफ़ी अधिक है, लाखों में इनकी संख्या है, 50 लाख से ऊपर इनकी संख्या मानी जाती है। और जो विधानसभा की सीटें हैं इनका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया है, क्योंकि इनका वोट बैंक काफ़ी अधिक है। तो कहा जाता है कि लगभग 30 से 40 या 50 सीटों पर लगभग इनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस क्षेत्र को अपने पक्ष में कर लिया और इस पूरे क्षेत्र को 40-50 सीटों को अपने पक्ष में, ये जो नए नए नियम निकाले जा रहे हैं जो इस समुदाय के लिए
जो असम के चाय बागानों में काम करते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। तो ये इनको लगातार अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये तो हो गया राजनीतिक खेल, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अब दोस्तों हम उन 3 फैसलों के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें खबर की, तो खबर हमने आपको बताई है कि 37 नई चाय जनजातियों को ओबीसी में शामिल किया गया। चाय जनजाति और आदिवासी समुदायों को कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकंड की सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा चाय बागान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 30 रुपए की बढ़ाकर ब्रह्मपुत्र घाटी में 280 और बराक घाटी में 258 को मजदूरी दे दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। अब दोस्तों जैसे फर्स्ट और सेकंड कक्षा कैसे होती है, जैसे असम मंत्रिमंडल ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी की जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें चाय बागान जनजातियों और आदिवासी समुदायों के लिए 3% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। अब इसमें फिक्स हो गया कि 3%, 100 की अगर भर्ती निकलती है तो 3 लोग तो चाय बागानों में से ही यहाँ पर भर्ती होंगे, जिसकी वजह से 3% आरक्षण अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं 37 वो कौन कौन से समूह हैं चाय बागानों में काम करने वाले, उन्हें पहले किस आधार पर रखा गया था, अब ओबीसी में शामिल किया गया है। अब दोस्तों इनमें तो जैसे 6 समुदाय तो ऐसे हैं जो एसटी की लगातार मांग करते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में एसटी के बारे में भी चर्चा की थी कि एसटी की मांग को लेकर 6 समुदाय ऐसे हैं असम में जो लगातार एसटी की मांग कर रहे हैं, वो ओबीसी में शामिल होना नहीं चाहते, तो वो समुदाय भी इसमें शामिल हैं। पहले इन्हें एमओबीसी में शामिल किया गया था। एमओबीसी का क्या मतलब है, मोस्ट अदर बैकवर्ड क्लासेज, एमओबीसी में शामिल किया गया था। अब इसमें क्या था कि इसमें से बहुत से चाय बागान समुदाय पहले एमओबीसी कैटेगरी सूची में थे। एमओबीसी असम में ओबीसी की एक उप श्रेणी मानी जाती है, लेकिन कई समुदायों को इसका पूरा लाभ अभी तक भी नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद जो चाय बागानों में काम करने वाले लोग थे, तो असम सरकार लंबे समय से इन समुदायों को टी ट्राइब्स या एक्स टी गार्डन कम्युनिटीज के नाम से पहचानती है। संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यह कोई संवैधानिक आरक्षण श्रेणी नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक पहचान थी कि ये चाय बागानों में काम करने वाले लोग हैं। अगर हम बात करें तो कुछ समुदाय पहले एसटी की मांग इनमें से कर रहे हैं। ये समुदाय भारत के कई राज्यों शेड्यूल ट्राइब एसटी माने जाते हैं जो असम में रहते हैं, जो बाहरी राज्यों में क्या माने जाते हैं, एसटी माने जाते हैं, जिसकी वजह से इनका कहना है कि हम असम में भी हमें एसटी में शामिल किया जाए। इन्हें एसटी का दर्जा नहीं मिला था, इसलिए ये लंबे समय से एसटी स्टेटस की मांग करते रहे हैं। अब क्या बदल जाएगा, इन 37 चाय बागान समूहों को ओबीसी सूची में शामिल किया जाएगा ताकि इन्हें बहुत महत्वपूर्ण फायदे होने वाले हैं। शिक्षा में आरक्षण मिल जाएगा, सरकारी नौकरी में अवसर मिलेंगे, सामाजिक योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि टी गार्डन्स समुदायों की आबादी लगभग 70 से 80 लाख मानी जाती रही है। वो करीब 40 विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से राजनीति का बहुत बड़ा वोट बैंक माना जा रहा है। अगर हम इन समुदायों की बात करें तो इन्हें इस ओबीसी का दर्जा इसलिए जरूरी था क्योंकि शिक्षा में आरक्षण, सरकारी नौकरी में अवसर और सामाजिक न्याय के लिए बहुत जरूरी था। अगर हम इन 37 से जो समूह हैं जो चाय बागानों में काम करने वाले हैं उनको ओबीसी का जो दर्जा दिया गया है वो ये 37 समूह हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से देख सकते हैं। ये 37 जो समूह हैं उनको ओबीसी का दर्जा दिया गया है। अब इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इन समुदायों के लोग ब्रिटिश काल में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार से आकर असम के चाय बागानों में बसाए गए थे, इसलिए इन्हें क्या माना जाता है, बाहरी माना जाता है, जिसकी वजह से ही बाकी राज्यों में जो 6 समुदाय एसटी की मांग कर रहे थे, बाकी राज्यों में एसटी का दर्जा उनको मिला हुआ है। जबकि क्या कहा गया है, यहाँ पर असम में इन्हें एसटी का दर्जा नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, क्योंकि कहा गया है कि ये बाहरी हैं, असम के मूल निवासी नहीं है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि क्योंकि ब्रिटिश लोग चाय को बहुत पसंद करते थे, तो बाहरी जो राज्य थे असम के अलावा वहाँ से मजदूरों को काम करने के लिए असम में लाए थे और 150-200 सालों से वो वहीं पर रह गए हैं और वहाँ के ही मूल निवासी बन गए हैं। अब उनको अधिकार तो दिया जाना चाहिए क्योंकि वो वापस थोड़ी आ सकते हैं, उनकी तो पीढ़ी बीत गई, वहाँ पर उनका सब कुछ चल रहा है, उनका राशन कार्ड चल रहा है, आधार कार्ड चल रहा है, मूल निवास सब वहीं के बनाए गए हैं, जिसकी वजह से अब वो वहाँ के ही मूल निवासी माने जाने लगे हैं। अब उनको लगातार ये अधिकार दिए जा रहे हैं, उनको ज़मीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है, उनको अब नौकरियों में आरक्षण भी दिया जा रहा है और साथ ही न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ा दी गई है। और अभी जो ओबीसी में शामिल किया जाएगा तो ओबीसी में जो भी लाभ मिलने वाले हैं उनको ये लाभ लगातार मिलते रहेंगे, जिसकी वजह से अब असम के चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी समुदाय के लिए एक तरीके से खुशी की लहर बन रही है। अब दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं
कि असम में जो भी फैसले लिए जाते हैं इस समय हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा वो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में असम एक तरीके से प्रवेश द्वार माना जाता है और ये नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्यों से सीमा साझा करता है, जिसकी वजह से असम की सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो पूरे नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स को बहुत प्रभावित करते हैं। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या असम की सरकार के द्वारा एक राजनीतिक प्रोपागेंडा के लिए ऐसा किया जा रहा है, या फिर वास्तव में असम सरकार आदिवासी समाज है, या फिर चाय बागानों में जो भी टी ट्राइब्स काम करने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा सोचती है? आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।